नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पोस्टमार्टम सीरीज के वीडियो के अंतर्गत आज हम देखेंगे कुछ नए विषय यानी कुछ नए एग्जाम को लेकर के पोस्टमार्टम का ये वीडियो, जिसमें आज देखेंगे हम सहायक शिक्षक के अंतर्गत पर्यावरण के कुछ बिंदु, जिन बिंदुओं को समझना अति आवश्यक है और वहां से प्रश्न आपको लगातार सहायक शिक्षक के एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम छोटे छोटे टॉपिक लेंगे, उन टॉपिक्स को ठीक ठाक तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं कि मैं उतना बेहतर तरीके से तो आपको नहीं पढ़ा पाता, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि आपके दिमाग तक, आपके सोच में एक ठीक ठाक परिवर्तन ला सकूं, ताकि आपको उस टॉपिक को दोबारा न पढ़ना पड़े। ये खूबसूरत सा जो तस्वीर है, खूबसूरत सा तस्वीर बताता है कि फिर से सूर्योदय होगा, फिर से प्रकाशमान होगा, अंधेरा घटेगा और प्रकाश का जो राज है वो बढ़ेगा और प्रकाश हर तरफ होगा, उजाला होगा। उजाला एक शुभ संकेत होता है। आइए देखते हैं ये हमारा प्यारा सा लोगो। लक्ष्य सहायक शिक्षक पोस्टमार्टम सीरीज पर्यावरण के घटक को आज डील करेंगे। आपको मालूम होगा कि पर्यावरण जो है, आपके एग्जाम में पर्यावरण का जो टॉपिक है वो टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पर्यावरण का जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भाग है आपके सिलेबस में, और वहां से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैंने वीडियो क्लास जो पढ़ाया है सहायक शिक्षक वालों को, मैं वादा कर चुका हूं कि 20 में से 20 प्रश्न, 19 प्रश्न, बहुत कम हुआ तो 18 प्रश्न आप बनाने की स्थिति में होंगे, उससे बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसको YouTube में देख रहे होंगे, तो YouTube में देखते हैं, समझते हैं, और ध्यान रखेंगे कि हम केवल फैक्ट पर बात नहीं करेंगे, हम एक कंसेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ठीक ठाक उत्तर हो सके। देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस में पर्यावरण के घटक क्या है। पर्यावरण के घटक जो है वो हमको कहाँ पे मिलेगा, तो पहले ही यूनिट में मिल जाएगा। सबसे पहले हमको पर्यावरण पढ़ना होगा, उसके बाद पर्यावरण क्या है, उसके बाद पर्यावरण के घटक, तो उसको रेड में वो किया गया है हाईलाइट। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक क्या है, सारा सिलेबस जो है पेड क्लास में कंप्लीट हो चुका है। तो जो लोग पेड क्लास लिए हैं वो लोग भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल पर्यावरण के घटक को अलग से पूर्ण विस्तार से मैं पढ़ाने वाला हूँ और आपके समझ को ठीक ठाक की स्थिति में लाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं पर्यावरण के घटक। पहले बात तो पर्यावरण क्या है, छोटा सा एक बात कह दूं, पर्यावरण जो है, ताकि पर्यावरण के घटक भी समझ में। पर्यावरण के अंतर्गत वो सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास उपलब्ध हैं। जो चीजें दिखाई देती हैं वो भी हैं, जो चीजें दिखाई नहीं देती वो भी हैं। यानी हवा हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमारे पर्यावरण में शामिल है। पर्यावरण मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक परिधन, दूसरा क्या है, आवरण। कई बार आप पढ़े होंगे इस चीज को, लेकिन इस चीज को थोड़ा समझना भी जरूरी है। परिधन, आवरण। और इसके बारे में जब भी आप पर्यावरण की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, वन की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं। तो क्या वन और जंगल में ही पर्यावरण है या उसके अलावा भी पर्यावरण है? तो पर्यावरण का मतलब ही है परिधन आवरण, यानी आपके चारों ओर का आवरण। जैसे मैं हूं तो मेरे लिए यहाँ के चारों ओर का आवरण क्या हुआ, मेरे लिए पर्यावरण है। जैसे पेन मेरे पर्यावरण में शामिल है, वो मोबाइल मेरे पर्यावरण में शामिल है। उसी तरीके से जब मैं यहाँ से जंगल में चला जाऊंगा तो जंगल चला जाऊंगा तो कुछ पेड़, कुछ पौधे, कुछ जंगली जानवर मेरे पर्यावरण में, कुछ घास फूस, कुछ सुगंधित फूल मेरे पर्यावरण में शामिल हो जाएंगे। मेरे को किस तरीके से घेरते हैं, मेरे को कौन कौन सी चीजें घेरती हैं, वो सारी चीजें मेरे पर्यावरण में। तो जब ये सारी चीजें घेरती हैं, यानी कुछ प्रकार की चीजें जो घेरती हैं मुझे, कुछ प्रकार की क्या है, चीजें हैं। इसमें बहुत सारे प्रकार की चीजें पाई जाएंगी, बहुत सारे प्रकार की चीजें पाई जाएंगी। जैसे एक उदाहरण मैं ले सकता हूं कि यहाँ पे अगर जिस कमरे में मैं हूं तो दो तीन चीजें मुझे मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। जैसे कागज के बने कुट्ठे जो मुझे घेरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो मुझे घेरा हुआ है, कपड़े का पर्दा जो मुझे घेरा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें तो घेरी हुई हैं। अगर यहाँ के चीजों को लिस्ट बनाए, यानी यहाँ की चीजों को बांटे हम, तो पहले कागज वाला आइटम बांट सकते हैं हम। अब कागज वाले आइटम में
आप समझने की कोशिश करिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पर्यावरण के घटक का मतलब क्या है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पीछे में बहुत सारे बोर्ड वो रखे हुए हैं, कार्टून रखे हुए हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ कागज के बैग हैं। तो पहला तो कागज वाला हम आइटम बांट सकते हैं कि एक आइटम हो सकता है जो कि कागज से बना हो, दूसरा आइटम हो सकता है जो कि प्लास्टिक से बना हो, तीसरा आइटम यह हो सकता है जो कि लोहे से बना हो, चौथा आइटम क्या हो सकता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो। समझिएगा, समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो। इस तरीके से मेरे चारों तरफ जो चीजें हैं उनको मैं एक मोटा मोटी तौर पे कागज के आइटम में, प्लास्टिक के आइटम में, लोहे के आइटम में या इलेक्ट्रॉनिक के आइटम में बांट दिया। अब मैं एक चीज और देखने की कोशिश करूंगा, आखिर इस कागज के आइटम में क्या क्या चीजें हैं। तो कुछ किताबें होंगी, कुछ हो सकता है कि बैग होगा, झोला होगा जो कि कागज से बना होगा, झोला होगा, या फिर यहाँ पे कुछ कार्टून हो सकते हैं। कार्टून मतलब कार्टून बॉक्स टाइप का नहीं आता जिसमें बिस्किट आता है, पार्ले जी, कार्टून हो सकते। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि मेरे चारों तरफ जो चीजें हैं उसको मैं चार भागों में बांट रहा हूं, और उन चार भागों में कागज एक आइटम है जिसके अंतर्गत मैं देखूंगा कि क्या क्या चीजें शामिल है। उसी प्रकार से पर्यावरण में है, मतलब यहां के पर्यावरण के हिसाब से मैं इसको बांट दिया। अब लेकिन पूरे विश्व के लेवल पे बांटा जाए, अभी तो मैं इस कमरे के अनुसार अपने आप को बांटा हूं, इस कमरे में जो चीजें हैं उसके हिसाब से पर्यावरण की विभिन्न चीजों को बांटा हूं। अगर मैं कहूं कि पूरे वैश्विक स्तर पर इसी चीज को बांटा जाए, और ध्यान रखिएगा इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो कि मैं लिखा था अभी, क्योंकि इसका पीडीएफ मिल पाना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप चाहे तो इसको लिख लीजिएगा अगर आपको लिखने की इच्छा होगी तो, ठीक है, कि कैसे कैसे होता है पर्यावरण क्या है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो पूरे विश्व को, मतलब पूरे विश्व में कितने प्रकार की चीजें पाई जाती हैं जो कि पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हो जाएंगी, उसी को क्या बोला जाएगा, घटक। जैसे इस कमरे में कितने प्रकार की चीजें शामिल पाई जाएंगी जो मेरे चारों ओर है। तो कागज देखा, लोहे का सामान देखा, कपड़े का सामान देखा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखा, ये चार प्रकार की चीजें यहां पे देखी गई। उसी प्रकार से कितने प्रकार की चीजें विश्व स्तर पर पाई जाएंगी उसको एक मोटा मोटी तौर पे बांट लेना पर्यावरण के घटक होते हैं। चूंकि जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण में मुख्य रूप से केंद्र में कौन होता है, केंद्र में होता है मानव। मानव पर्यावरण के केंद्र में होता है। जब भी हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमारा जो उद्देश्य होता है वो मानव का कल्याण होता है, न कि पशु पक्षियों का कल्याण होता है। हालांकि हम पशु पक्षियों को संरक्षित सुरक्षित तो रखना चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, मानव का कल्याण होना है, न कि पशु पक्षियों का कल्याण होना है। हम इसलिए सुरक्षित रखना चाहते हैं शेर को, इसलिए सुरक्षित रखना चाहते हैं बाघ को, इसलिए सुरक्षित रखना चाहते हैं भालू को कि शेर, बाघ, भालू बच जाएं, ऐसा नहीं है। हम इनको सुरक्षित इसलिए रखना चाहते हैं ताकि हम बचे रहें, मानव बचा रहे। क्लियर होगा। हम पेड़ों को सुरक्षित इसलिए नहीं रखना चाहते कि पेड़ कट जाएंगे तो पेड़ की प्रजाति नष्ट हो जाएगी, वो तो है ही, वो तो एक समझाने के लिए कि पेड़ की प्रजाति नष्ट हो जाएगी, लेकिन पेड़ की प्रजाति नष्ट होने की वजह से मानव का जो जीवन है वो क्या होगा, खतरे में पड़ जाएगा। तो उसके लिए हम पेड़ को संरक्षित रखना चाहते, नहीं तो क्या इतना टाइम किसके पास है भाई कि वो जाए और पेड़ पौधों को संरक्षित रखे। तो मानव क्या है, मानव हमेशा से क्या रहा है, केंद्र में रहेगा जब भी पर्यावरण की बात की जाएगी। तो मानव दो तरीके की चीजों से घिरा हुआ हो सकता है, मानव दो तरीके की चीजों से घिरा हुआ हो सकता है। अभी पर्यावरण के घटक हम पढ़ना शुरू कर दिए। पहला चीज ये हो सकता है कि मानव जो है वो प्राकृतिक चीजों से घिरा रहे। प्राकृतिक चीजों मतलब वो चीजें जो मानव ने निर्मित नहीं की हैं, जैसे पेड़ है।
क्या एक पेड़ मानव निर्मित कर सकता है? जैसे पानी है, पानी जो कि विश्व में सभी तरफ विद्यमान है लगभग लगभग, वो क्या उतना पानी मानव निर्मित कर सकता है? नहीं कर सकता। जैसे नदी है, तो क्या नदी का निर्माण मानव कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, नदी को संरक्षित जरूर कर सकता है कि नदी विलुप्त न हो, और संरक्षित करने का भी काम अगर मानव कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि मानव कोई एहसान कर रहा है नदी के ऊपर या प्रकृति के ऊपर, क्योंकि अगर इसको संरक्षित करने की नौबत आई है, नदी को संरक्षित करने की नौबत आई है, तो इसीलिए आई है कि मानव ने इसमें बहुत सारे कचरे डाल दिए, बहुत सारे बांध बना दिए, उससे नदी की धारा का प्रवाह बंद हो गया या फिर कम हो गया। नहीं तो नदी को संरक्षित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रकृति में वो गुण है कि अगर उसके प्रकृति का कोई नुकसान हो जाता है, कुछ हो जाता है, जैसे मान लीजिए भूस्खलन हो गया, कई पेड़ दब गए, तो उसको मेंटेन करने की क्षमता रखती है, समायोजित करने की क्षमता रखती है एक हद तक। लेकिन जब मानव बार बार प्रकृति के ऊपर प्रहार करेगा तो उसको जो मेंटेन समायोजन करने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी प्रकृति की, और प्रकृति जो है वो त्रस्त होकर के खत्म होने लगेगा, यानी मानव को ही नुकसान पहुंचाने लगेगा। तो ऐसा नहीं कि नदी को संरक्षित कर रहा है तो मानव क्या है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बुरा काम कर रहा है। मानव को नदी को संरक्षित करने की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी क्योंकि नदी को मानव ने ही दूषित किया, अब उसे सुरक्षित कर रहा है, संरक्षित कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके की वो चीजें जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं या प्रकृति खुद उनको बनाता है, जैसे प्रकृति, एक तो नदी पानी हो गया, एक क्या हो सकता है, शेर हो सकता है, भालू हो सकता है, यानी जीव जंतु, वो सारी चीजें जो कि सजीव हैं या निर्जीव हैं, वो सारी चीजें जो कि सजीव हैं या निर्जीव हैं लेकिन प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, प्रकृति द्वारा स्वनिर्मित हैं। जैसे कोई ज्वालामुखी हो सकता है, तालाब नहीं हो सकता, तालाब तो मानव ने बनाया, पेड़ पौधे जंगल हो सकते हैं, नदी हो सकता है, समंदर हो सकते हैं, ये सब चीजें क्या होंगी, प्राकृतिक अथवा जैव भौतिकीय पर्यावरण में आएंगी। उसी तरीके से जो चीजें मानव निर्मित नहीं है वो तो प्राकृतिक पर्यावरण में आ गई, और जो चीजें मानव निर्मित में है वो क्या हो जाएंगी, दूसरे टाइप के पर्यावरण में हो जाएंगी। अर्थात पूरे विश्व में दो तरीके की चीजें पर्यावरण को पढ़ने के दौरान देखी जाएंगी, यानी दो मुख्य घटक देखे जाएंगे, दो मुख्य घटक होंगे, यानी दो मुख्य प्रकार होंगे जो मानव के आसपास हो सकते हैं। पहला तो जो प्रकृति वाला हो, दूसरा जो प्रकृति वाला ना हो। यानी प्रकृति वाला ना हो इसका मतलब क्या है, उसको मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य ने जो नहीं बनाया वो सारी चीजें प्रकृति की चीजें हैं, मनुष्य ने जो बनाया है वो मनुष्य निर्मित चीजें हैं। तो ये दो प्रकार की चीजें मनुष्य के चारों ओर हो सकती हैं। दो प्रकार की चीजों में से कोई एक प्रकार की चीज भी हो सकता है, दोनों प्रकार की भी चीज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के चारों ओर जो चीज होंगी वो क्या होगा, उसका पर्यावरण होगा। पहले भी बता चुका हूं, चारों ओर जो उपस्थित माहौल है वही उसका पर्यावरण है, जो वातावरण है वही पर्यावरण है। समझ गए। अब ध्यान रखिएगा, शुरू में तो आप पर्यावरण को ऐसे पढ़ रहे हैं ना कि जैसे कि सामान्य तौर पर पर्यावरण को पढ़ा जाता है, लेकिन जब इस पूरे सिलेबस में आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे आपको महसूस होगा कि पर्यावरण को आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। जो बच्चे कोर्स लिए हैं वो बेफिक्र रहें, जो लोग कोर्स नहीं लिए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूं आइडिया। पर्यावरण को ऐसे नहीं पढ़ना है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं। पर्यावरण को पढ़ना कैसे है, पढ़ना ऐसे है जैसे कोई चौथी का, पांचवी का या फिर पहली का या दूसरी का या तीसरी का बच्चा उसको सीख रहा हो, यानी वो समझेगा कैसे पर्यावरण को, वैसे आपको पढ़ना है सिलेबस में। पर्यावरण क्या है ये तो एक टॉपिक मात्र है, आगे की चीजें आपको कभी देखिएगा सिलेबस को तो उसमें ये मतलब बच्चे की समझ के अनुसार पर्यावरण क्या है वो पढ़ना है आपको। लेकिन अभी तो हम ये बता रहा हूं, तो जो भी बच्चे कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं वो बच्चों की समझ के अनुसार पर्यावरण क्या है वैसा पढ़ने को कोशिश करेंगे तो आपके नंबर लगभग 20 नंबर का अगर पूछेगा तो 18-19 नंबर आएगा। और जो लोग 18-19 मतलब 15 प्लस तक तो पहुंच चुके होंगे, और जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं जो कोर्स पढ़ रहे हैं
वो एकदम से वीडियो को जो मैं पढ़ाया हूं उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देख सकें। 18/20 का वादा है मेरा, यानी 20 प्रश्न पूछेगा तो कम से कम 18 प्रश्न आपका कोर्स से आएगा, पीडीएफ से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। तो जो लोग कोर्स ज्वाइन किए वो एकदम बेफिक्र होकर पढ़ें। मैंने ये बताया कि पर्यावरण 2 तरीके का है। पहला पर्यावरण ये है कि पर्यावरण में 2 तरीके की चीजें उपस्थित हैं। पहला जो मानव ने बनाया, दूसरा जो मानव ने नहीं बनाया। आप नोट डाउन करते चलिएगा, इसका पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, तो जो मानव ने नहीं बनाया उसको क्या बोला गया? प्राकृतिक अथवा जैव भौतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत 2 तरीके की चीजें आई, यानी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत भी 2 तरीके की चीजें हैं। पहला चीज ऐसा है, प्राकृतिक अथवा जैव भौतिकी पर्यावरण के अंतर्गत 2 चीजें हैं, 2 तरीके की चीजें हैं। पहला तो कोई चीज जो जीवित है, जो दूसरा कोई चीज जो जीवित नहीं है, यानी जो मृत है, मृत नहीं, जो कि मतलब अजैविक है, जिसके अंदर जीवन नहीं है। पहला जो कि जीव जिसके अंदर जीवन है, दूसरा जिसके अंदर जीवन नहीं है। 2 तरीके की चीजें प्राकृतिक अथवा जैव भौतिकी पर्यावरण के अंतर्गत। अच्छा, मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत भी 2 तरीके की चीजें हैं। पहला, जिसको आप भौतिक आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, देख नहीं सकते, वैसी चीजों को आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, वैसी चीजों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें आप घर देख सकते हैं। घर का मतलब ढांचा, ध्यान रखिएगा। ये जो घर है, एक घर बना दिया मैं, ठीक है। ये घर जो है ये मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। लेकिन इस घर के 2 चीजें हैं इस घर में। एक तो इसका संरचना है, कभी कभी पूछ लेगा तो याद रखिएगा। एक तो इसका संरचना है, संरचना मतलब ढांचा, यानी एक घर है जिस घर में कोई नहीं रहता, वो क्या है? वो भवन है, भवन। संरचना मतलब भवन। दूसरा बात एक और है कि उस घर में कुछ लोग रहते हैं, तो जब वो लोग एक साथ रहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? घर बोला जाता है। जब उस घर को छोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं? भवन है, ऐसी चीजें बोलते हैं। तो जो भावनात्मक चीजें हैं, यानी भावनात्मक रूप से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच जुड़ती हैं, वो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में आएंगी। और जो भौतिक चीजें हैं, मानव निर्मित भौतिक चीजें जो हैं, वो क्या आएंगी? मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी, या फिर मानव निर्मित भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत बोल सकते हैं। कभी आपसे प्रश्न क्या पता घुमा के पूछ दे, तो मानव निर्मित, यहां पे भौतिक लिख लीजिएगा, मानव निर्मित भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। मनुष्य से मनुष्य के बीच की जो भावनात्मक चीजें होंगी वो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के, अभी क्वेश्चन मैं इससे कराऊंगा आपको, देखिएगा समझ में आता है, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। और जो मानव निर्मित भौतिक पर्यावरण है उसके अंतर्गत भौतिक चीजें आएंगी जो मनुष्य ने निर्माण किया है। जैसे एक एक उदाहरण दिखाता हूं, जैसे यहां पे देख लेते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण यानी भावनात्मक चीजें मैंने बताया, जैसे घर हो, परिवार हो, रीति रिवाज, रहन सहन, स्थितियां, परंपराएं, व्यवसाय, मूलभूत सुविधाएं। उसी तरीके से मानव निर्मित भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत मैंने बताया कि यहाँ पे भौतिक लिख लीजिएगा। जो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या है? भवन भौतिक रूप से दिखेगा, सड़कें भौतिक रूप से दिखेंगी, पुल मानव ने बनाया है, पूजा स्थल, ध्यान रखिएगा, पूजा स्थल और धर्म को मानना, जब धर्म को माना जाएगा, धार्मिक कार्यक्रम जो है वो किस में आएगी? सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में आएंगे। लेकिन पूजा स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब चीजें क्या आएंगी? ये आएंगी मानव निर्मित भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत, और मानव द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुएं। ठीक है, चलिए अब देखिए प्राकृतिक अथवा जैव भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत हमने देखा, एक चीज देखा सजीव, एक देखा निर्जीव, और एक चीज देखा सजीव। तो सजीव में जिसमें जीवन है उसमें वो सजीव है, चाहे वो वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, सूक्ष्म जीव हो। अब एक चीज देखते हैं निर्जीव में क्या है, जैसे भू आकृतिक, धरातल मृदा, चट्टाने,
खनिज पदार्थ, पानी, पृथ्वी, आकाश, ये सब क्या है? निर्जीव है, इसमें जीवन नहीं है या अजैविक घटक है। अजैविक प्रकार की चीजें हैं जो प्रकृति के अंदर अजैविक प्रकार की चीजें हैं। उसी में और भी अजैविक प्रकार की चीजें क्या है? जलवायु संबंधी कारक, तापमान, उमस, वर्षा, ये सब चीजें। आइए अब देखते हैं एक प्रश्न, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। देखते हैं, एक एक चीज को एलिमिनेट करते हुए देखेंगे, समझते हुए देखेंगे। मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कौन सा है? पहला देखेंगे, क्या प्रश्न है? मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, सीजी टेट 2016 में पूछा गया है। मनुष्य निर्मित एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, हाँ, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कौन सा है वो बताना है आपको। पहला आप देखते हैं कि क्या जलवायु इसके ऑप्शन में आएगा, और इसी प्रश्न से बहुत सारी चीजों को हम रिवाइज कर लेंगे। क्या जलवायु इसके ऑप्शन में आएगा, यानी विकल्प में आएगा, यानी क्या जलवायु इसके अंतर्गत शामिल हो सकता है, यानी क्या जलवायु सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा है या नहीं है। तो हमने ये देखा कि जलवायु किसका हिस्सा है? प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। और प्राकृतिक पर्यावरण में भी हमने देखा था दो प्रकार, एक देखा था निर्जीव और एक देखा था सजीव। तो ये निर्जीव प्रकार का पर्यावरण का हिस्सा है, और निर्जीव प्रकार के पर्यावरण में जलवायु हमने देखा, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा हो गया। तो मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण तो उस पार में मैंने पढ़ाया था, तो उसका हिस्सा तो ये नहीं है। वर्षा की बात करें, वर्षा भी हमने क्या देखा कि प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है और निर्जीव घटक का हिस्सा है। तो क्या ये शामिल होगा? तो ये भी शामिल नहीं हुआ। फिर देखते हैं मिट्टी, तो मिट्टी भी प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा कहां पे देखते हैं आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर से आपको समझा दूं। देखिए, जलवायु, तापमान, उमस, वर्षा, मृदा, ये सब अजैविक घटक के प्रकार है ना। प्राकृतिक पर्यावरण, तो हम ये जो चीजें होंगी, हमको क्या देखना है? मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, यानी इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसमें घर, परिवार, रीति रिवाज, सड़कें, पुल, पूजा, ये सब चीजें भी हैं। तो मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की बात हमसे पूछ रहा है, यानी इस वाले पॉइंट की बात हमसे पूछ रहा है कि इस वाले पॉइंट में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप एलिमिनेट करते हुए चलेंगे तो आपको आसान रहेगा। तो जलवायु हो, मृदा हो या फिर वर्षा हो, ये किसमें है? मानव निर्मित में नहीं है, प्राकृतिक में है। और प्राकृतिक के अंतर्गत भी हम क्या किसमें है? निर्जीव घटक के अंतर्गत आता है। दूसरा देखते हैं, चलिए ऑप्शन सी देख लेते हैं। सूर्य, पृथ्वी और आकाश, ये किसके अंतर्गत आता है? ये भी प्राकृतिक के अंतर्गत आता है और निर्जीव के अंतर्गत आता है। खनिज, चट्टाने और जंतु, बहुत बढ़िया। जीव जंतु, ये देखिए खनिज और चट्टाने किसके अंतर्गत आती हैं? प्राकृतिक के अंतर्गत आती हैं और निर्जीव के अंतर्गत आती हैं। अब तीसरा नंबर, ये आखिरी पॉइंट है, जंतु। जंतु किसके अंतर्गत आता है भैया? जंतु भी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है, लेकिन ये किसमें आएगा? प्राकृतिक पर्यावरण में दो टाइप पढ़ा था, एक निर्जीव पढ़ा था और एक पढ़ा था सजीव। निर्जीव पढ़ा और एक सजीव पढ़ा। तो जंतु क्या है? जंतु जो है प्राकृतिक पर्यावरण में सजीव का हिस्सा है। ऐसे आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए एक एक पॉइंट को, तब जाकर के आपका जो क्या है कंसेप्ट जो है, अवधारणा जिसको बोला जाता है, वो अवधारणा एकदम क्लियर होगा। और अवधारणा जितना क्लियर होगा, प्रश्न उत्तर जो है एग्जाम हॉल में प्रश्न के गलत होने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। और आप एग्जाम में अगर फेल होते हैं, एग्जाम में आपके कम नंबर आते हैं, आप प्रश्न बनाते हैं लेकिन प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यानी आपको जब बनाते हैं उस समय लगता है कि ये गलत नहीं है, सही है, तभी तो आप टिक करते हैं। तो इतना बेवकूफ आदमी तो कोई होगा नहीं कि देख रहा है कि यही प्रश्न गलत है उसी को टिक कर दे। उस समय एग्जाम हॉल में उसको क्या लगता है? एग्जाम हॉल में उसको लगता है
कि ये प्रश्न का उत्तर यही सही है, इसीलिए वो सही कर देता है। लेकिन जब बाहर इत्मीनान से सोचता है तो प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, यानी वो उत्तर टिक उसका गलत हो जाता है। इसका मुख्य कारण ये नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, इसका मुख्य कारण ये है कि आप अवधारणा जो है, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है, यानी आप हौच पौच तरीके से पढ़े हैं। अगर ये चीजें, इतनी सारी चीजें जो इस यहाँ पे मैं बता रहा हूं, अगर एक एक चीज आपके दिमाग में नहीं छप रहा है, जैसे जलवायु, जलवायु अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा है, किसमें, इसमें ये वाला जो मैंने ग्राफ बनाया है, आप भी बनाए होंगे, अगर इसमें जलवायु लिखा हुआ कहां पे है आपके दिमाग में नहीं बन पा रहे, नहीं जम पा रहे, तो आपके प्रश्न गलत होंगे ही होंगे। इस बात को आप एकदम निश्चिंत होकर के बिना परेशानी के आप स्वीकार करिए। अगर वर्षा कहां पे लिखा हुआ है, कौन से निर्जीव में लिखा है, सजीव में लिखा है, अगर ये आपके दिमाग में नहीं छप रहा है तो आपका प्रश्न गलत होगा ही होगा, एकदम निश्चिंत रहिए। तो इस तरीके से आप क्लियर करते चलिएगा कंसेप्ट को, तो भी आपको आसान रहेगा। अच्छा, अब देखें कि ये तीनों तो हमने देख लिया था, ये सॉरी, ये और ये। अब देखते हैं भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल। तो भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल जो है मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। और अगर आपसे इसके अंदर भी जाकर के पूछेगा कि अगर सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा है, उसके अंदर भी जाकर के आपसे प्रश्न पूछे, जैसे अभी जो प्रश्न पूछा है, वो प्रश्न पूछा है यहां से कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, लेकिन कभी आपसे थोड़ा आगे बढ़ करके प्रश्न पूछ ले कि उसके अंदर भी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में भी एक तो चीज है जो कि आपको भावनात्मक चीज है, जिसमें कौन कौन सी चीजें हैं, घर है, परिवार है, रीति रिवाज, ये सब भावनात्मक। और दूसरा क्या है, भौतिक चीज। तो इसमें से कौन सा भौतिक चीज में शामिल है और कौन सा भावनात्मक में शामिल है, ऐसा भी आपसे थोड़ा अंदर जाकर के पूछ सकता है मानव निर्मित पर्यावरण। तो मानव निर्मित पर्यावरण में अगर आपसे अंदर जाकर के पूछेगा, तो अभी जो प्रश्न मैंने दिखाया है, यानी ये इसका जो ऑप्शन दिखाया है, ये सारी चीजें भौतिक चीजों के अंतर्गत शामिल होंगी, न कि भावनात्मक चीजों के अंतर्गत। भावनात्मक चीजें कहां से आ गई भाई नया, इसको मैंने कहा है भावनात्मक, यानी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को भावनात्मक कहा है, और मानव निर्मित भौतिक पर्यावरण की क्या कहा है, भौतिक चीजें कहा है। तो देखिए, भवन हो, सड़कें हो, पुल, पूजा स्थल, मानव द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुएं, जैसे ऐतिहासिक स्थल, ये सारी चीजें क्या आएंगी, मानव निर्मित पर्यावरण में, यानी जो भी भौतिक चीजें हैं जिसको मानव ने बनाया है, वो मानव निर्मित भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। ये बात एकदम पानी की तरह आपको क्लियर होगी। कल के दिन आपसे कुछ और पूछ ले प्रश्न कि निम्न में से कौन सा क्या होगा, तो आप उत्तर बनाने की स्थिति में होंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी घटक जब आपके सामने उपस्थित हो, यानी पर्यावरण के विषय में कोई भी घटक जब आपके सामने लाया जाए, पूछा जाए, तो आपको एकदम क्लियर कट तरीके से दिखना चाहिए वो कि ये कौन से भाग में होगा, यानी मानव निर्मित पर्यावरण में होगा या प्राकृतिक पर्यावरण में होगा, और प्राकृतिक पर्यावरण में भी होगा तो सजीव में होगा, निर्जीव में होगा, मानव निर्मित में होगा तो भावनात्मक वाले में होगा, या फिर होगा आपका इसमें भौतिक वाले में होगा। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आपको एग्जाम निकालने से कहीं कोई नहीं रोक रहा। अगर आपके दिमाग में ये चीज क्लियर नहीं तो आप अपने आप के दुश्मन हैं और अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं कि आप एग्जाम न निकाल सकें। अभी भी समय है, जाग जाइए, पढ़िए लिखिए ध्यान से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं मेरे दोस्त, पैसा बहुत मुश्किल से इकट्ठा हो पाता है, बड़ी मुश्किल से लोग कोर्स ज्वाइन कर पाते हैं पैसा इकट्ठा करके। उससे बड़ी बात यह है कि आप लोग भरोसा करके ज्वाइन करते हैं कि भाई एक चीज, मैं बहुत अच्छा कैलकुलेशन आपको बता देता हूं, आपको ध्यान रहेगा, बहुत अच्छा कैलकुलेशन। आपने कोर्स ज्वाइन किया 4,000 रुपए का, या फिर आपने ज्वाइन किया 2,000 रुपए का,
ये पैसा तो महत्वपूर्ण है ही, ये पैसा तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है जान रहे हैं? आपका टाइम। और आप अगर शिक्षक भर्ती के लिए आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं सहायक शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक की भर्ती 4 साल में निकली, और आप अगर हमारे यहाँ यानी एनालाइजर में कोर्स ज्वाइन किए हैं तो ये समझिए कि आप अपना 4 साल का दांव खेल रहे हैं हमारे भरोसे, एनालाइजर के भरोसे, मेरे भरोसे, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे भरोसे 4 साल का दांव खेल रहे हैं। यानी ये 4 साल का आप ये पैसा दे रहे हैं, चाहिए दे रहे हैं, ये तो आपका अलग ही मामला है। पैसा तो डूब भी जाएगा तो आप दोबारा निकाल वो कमा लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये 4 साल जो डूबेगा ना, इसको कभी लौट के नहीं पा सकते आप। हो सकता है कोई 38 की उम्र के हों, कोई 40 की उम्र में के हों, और उनके लिए शिक्षक भर्ती का, सहायक शिक्षक भर्ती का आखिरी समय हो, लास्ट समय हो, इसके बाद वो जीवन में कभी शिक्षक भर्ती का एग्जाम नहीं दे सकते, सहायक शिक्षक का एग्जाम नहीं दे सकते। तो उनकी मैं बात करूं तो आप केवल अपना पैसा नहीं देते किसी भी इंस्टीट्यूट को, आप देते हैं अपना समय भी, अपना भरोसा भी। तो समय और भरोसा को बनाए रखना है। तो जो लोग भी कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको मैं एक सलाह जरूर दूंगा कि वो समय को और भरोसा को हम बनाए रखेंगे, लेकिन वो लोग भी अपना जिम्मेदारी जो है, ऐसा ना कहें कि भाई पढ़ाए लेकिन आया नहीं, वैसा ना हो। या फिर आप ऐसा ना हो कि आप एग्जाम दे करके आए और आपको ये लगे कि अरे ये तो वीडियो कोर्स में पढ़ाया गया था लेकिन मेरे एग्जाम में क्या हो गया, गलत हो गया। गलत हो गया और पढ़ाया गया था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ा नहीं अच्छे से। तो जो लोग भी कोर्स ज्वाइन किए हैं अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, प्रश्न वहीं से आएंगे, इस बात को श्योर होकर के पढ़िएगा। दोबारा पढ़िएगा, तिबारा पढ़िएगा, पीडीएफ पढ़िएगा, जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूं उसको मन लगा के पढ़िए। एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएगा, मैं कितनी बार बोल चुका हूं। हो सकता है कि सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और आगे सहायक शिक्षक और शिक्षक में मैं आपको और भी चीजें बता दूं। सहायक शिक्षक और शिक्षक के अंतर्गत ही अगर पोस्टमार्टम सीरीज का आगे का वीडियो आएगा तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो पॉइंट आपको, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों की तैयारी कर रहे होंगे, सहायक शिक्षक के भी और शिक्षक के भी। तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि लगता है कि नहीं ये तो सही है। यानी जैसे मान लीजिए बच्चे का शैशव अवस्था की बात करें तो सहायक शिक्षक में भी पढ़ते हैं। मैं बस आपको एक डेमो की तरह बता रहा हूं, बस ध्यान से बता रहा हूं। शैशवावस्था की बात करें तो आप सहायक शिक्षक में भी पढ़ते हैं और शिक्षक में भी पढ़ते हैं, लेकिन कहीं पे शैशवावस्था अलग देखने को मिलता है और सहायक शिक्षक में उसमें प्रश्न पूछा है तो अपना उसमें सही टिक मार लिया। लेकिन उससे वही प्रश्न जो है शिक्षक में आप देखेंगे तो शिक्षक में वही प्रश्न गलत हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन कौन से विचारकों को हमको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों को हमको पढ़ना चाहिए कि हमारा प्रश्न जो है उसका उत्तर सही हो? यानी सहायक शिक्षक के हिसाब से क्या सही हो, शिक्षक के हिसाब से क्या सही हो, ये दोनों चीजें आपको अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जाम निकलेगा। क्योंकि यहां पे जो लोग, एक चीज मैं ध्यान से बता दूं कि जो लोग सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों की तैयारी कर रहे हैं वो पूरा पोस्टमार्टम सीरीज देखिएगा, और कोर्स लिए हैं तो दोनों कोर्स को अलग अलग देखिएगा, अलग अलग दिमाग में बॉक्स बनाइएगा कि हाँ मैं अभी सहायक शिक्षक के लिए पढ़ रहा हूं, फिर मैं शिक्षक के लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक आपका यही बाल विकास होने वाला है, और बाल विकास से आपको सहायक शिक्षक हो या शिक्षक हो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और दोनों को पढ़ने की वजह से आप कम नंबर आ सकता है आपका। तो दोनों को खासकर बाल विकास के लिए सेपरेट पढ़िएगा। मैं कितनी बार बोला हूं, बाल विकास का जो सिलेबस है सहायक शिक्षक का अलग है, शिक्षक का अलग है। तो जो लोग कोर्स लिए हैं उनको मैं फिर से बोल दूं कि वो सहायक शिक्षक को बिल्कुल सेपरेट पढ़िएगा, शिक्षक को बिल्कुल सेपरेट पढ़िएगा, खासकर बाल विकास को लेकर के। और जब शिक्षक में प्रश्न आएगा तो शिक्षक के वीडियो कोर्स के अनुसार बताइएगा आंसर, सहायक शिक्षक में आएगा तो सहायक शिक्षक के वीडियो कोर्स के अनुसार। उसमें देखिए दोनों सेम ही होना चाहिए, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम की विडंबना है कि हमको ऐसा पढ़ना पड़ रहा है। भाई शैशवावस्था तो सबके लिए वही है, लेकिन शिक्षक में अलग माना जा रहा है, सहायक शिक्षक में अलग माना जा रहा है, तो क्या करें?
वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा पोस्टमार्टम सीरीज में, और वीडियो कोर्स में मैं क्लियर करता जा रहा हूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।